हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आज यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर के आई हूँ। इंटरेस्टिंग से ज़्यादा मैं बोलूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। आज यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की। अब वैसे तो बहुत सारे बच्चे स्कूल में इसको प्रिपेयर कर चुके हैं और आप लोगों को हो सकता है एक ऐसी क्लास चाहिए हो जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए हो, तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, हम उस तरह की क्लास को जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे ना। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर को पढ़ लिया है और आपके एग्जाम नज़दीक है और आपको लग रहा है कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, सो यहाँ पे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। अब जब भी हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट में बात होती है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस या आपके जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। देयर आर सर्टेन बुक्स जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो रिपीट होते हैं ईयर वाइज ईयर। यहाँ पे मैं आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप इस पीपीटी को टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको उसके सल्यूशंस भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर की तरह ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। नो, पेपर इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव और तुम लोगों की आदत थोड़ी सी खराब हो चुकी है आंसर्स को लिखने में। सो चलिए देखेंगे मेरे साथ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर किस तरीके से लिखना है, और साथ ही साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ सबसे पहले इस चैप्टर में किस चीज़ों की बात होती है, ये बात करता है हिस्ट्री की कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, और उसके बाद सबसे पहले साइंटिस्ट ग्रेगोर जोहान मेंडल ही आते हैं। इन्होंने बेटा, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। 7 इयर्स पी प्लांट पे यानी पाइसम सैटिवम में अपनी स्टडीज करी। 3 लॉज किए, 2 लॉज मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे दिया, यानी जब एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये चीज इन्होंने मोनोहाइब्रिड से बताई ना। सेकेंड, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया जहाँ पे 2 कैरेक्टर को साथ साथ पढ़ा और वहाँ पे इन्होंने बात करी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। हालांकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों ही क्रॉसेस में दिखेगी, हर जगह दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे बात होती है गैमीट्स की सेग्रीगेशन की, जिसके थ्रू हम एलील्स की सेपरेशन की बात करते हैं। अब इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, हाउ आर द एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। अब ये क्वेश्चन तुम्हें अगर आ जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लेकर के आई कि राइट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तुमको पता है उसको कैसे करना है, डेफिनेशन लिखना है और पूरा क्रॉस बनाना है, या डाई हाइब्रिड इस तरीके से नहीं है बेटा। लेकिन अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमको यहाँ पे लगेगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देखिए जीन की बात कर रहा है, ऑल्दो मेंडल ने जीन की बात तो की नहीं थी, मेंडल ने तो पेयर ऑफ फैक्टर्स बोला। तो वो पेयर ऑफ फैक्टर्स क्या है, एक एक अलील, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, अगर मेरे पास कोई जीन है, तो लेट्स सपोज हाइट की अगर बात करते हैं तो हम टी जीन से उसको दिखा रहे हैं, तो इसके 2 अलील है बेटा, मतलब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। नाउ वी नो कि कैपिटल टी जब भी हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, सो इट इज फॉर डोमिनेंट, और टॉल डोमिनेंट है और शॉर्ट रिसेसिव है, तो स्मॉल टी शॉर्ट के लिए यूज करेंगे। सो आंसर कैसे करना है, सबसे पहले यू मस्ट डिफाइन व्हाट इज अलील। अलील कुछ नहीं है बच्चों, इट इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की ही ऑल्टरनेट फॉर्म, उसकी अलग अलग फॉर्म। अगर मैं इसको क्रोमोसोम में देखूंगी, सो पी प्लांट भी डिप्लॉइड था, ठीक है। या अगर हम हमारे अंदर देखते हैं तो हम भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास भी क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। एक पेयर को होमोलोगस कहते हैं, तो जैसे मम्मी का फर्स्ट क्रोमोसोम मान लो, पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम, तो ये होमोलोगस कहलाएगा। अब मान लो इसमें हाइट का अलील है, एक पेरेंट से स्मॉल टी आया, एक पेरेंट से कैपिटल टी आया, हो सकता है दोनों पेरेंट से कैपिटल टी आए, हो सकता है दोनों पेरेंट से स्मॉल टी आए। सो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आर दी
अलील्स, ये जीन की डिफरेंट फॉर्म है। अब देखिए, जब ये अलीलिक पेयर आइडेंटिकल होते हैं यानी सेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी या स्मॉल टी, उस कंडीशन को होमोजाइगस कहते हैं। और अगर ये डिफरेंट होते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तब इसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। अब एक डोमिनेंट ट्रेट वो कहलाता है कि जब मेरे पास डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हो, यानी जब मेरे पास ऐसी कंडीशन हो तो जो अलील अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर जो फिनोटाइप है टॉल है, सो टॉल मेरा क्या होगा, डोमिनेंट अलील, कैपिटल वाला मेरा डोमिनेंट अलील होगा। सो इसको डोमिनेंट अलील कहेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और रेसेसिव को लोअर केस से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल इसी से बता सकते हैं। चलिए, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, टू ऑब्टेन F1 जनरेशन फिलियल 1 जनरेशन, मेंडल ने जब पॉलिनेट किए प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट यानी कैपिटल टी विद प्योर ब्रीडिंग ड्रॉफ प्लांट स्मॉल टी, जब इसका हाइब्रिड बनाया तो बेटा उनको मिलता है F2 जनरेशन, सॉरी इनको मिलती है F1 जनरेशन। तो ये जैसे पेरेंट्स है तो आपको पता है इस तरीके से अलील सेग्रीगेट होंगे गैमीट्स बनाने में। F1 जनरेशन में ऑल वर कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जब उन्होंने फॉर गेटिंग, यहाँ पे एक गैप है, F2 जनरेशन पाई, तो यहाँ पे उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया F1 को, यानी F2 बनाने के लिए इन्होंने इसी की सेल्फिंग कराई, पेरेंट्स 2 थे, सेल्फ पॉलिनेशन कराया ना। ये हमको पता है कि ऐसा हुआ, बट अगर क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों हुआ तो आप क्या लिखेंगे? सो देखिए बेटा, मेंडल ने ये क्रॉस मनगढ़ंत तो नहीं बनाए, पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। वो क्या कर रहे थे, प्लांट्स को ब्रीड कराते, पॉलिनेशन कराते, रिप्रोडक्शन होती, सीड मिलता, सीड को उगाते, सीड में से नया प्लांट आता, फिर वो देखते कि अच्छा ये टॉल है, ये शॉर्ट है, या वगैरह वगैरह ऑब्जर्व करते। तो यार मेंडल ने ये देखा कि जब उन्होंने एक शॉर्ट प्लांट लिया और एक टॉल प्लांट लिया, F1 जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल ही आते हैं। अब यार उन्होंने सोचा यार शॉर्ट प्लांट ने भी तो कुछ पास किया होगा, अगर मेरे सारी जनरेशन, सारे ऑफस्प्रिंग टॉल आ रहे हैं, सो डेफिनेटली ये टॉल कैरेक्टर एक पेरेंट से आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको डोमिनेंट बोल दिया, लेकिन अगर ये आया है शॉर्ट में से भी कुछ आया होगा, इसको देखने के लिए कि कहीं एक कैरेक्टर उनका एक ट्रेट, शॉर्ट वाला ट्रेट मिसिंग नहीं रह जाए, उन्होंने इसको आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया और तब जाकर के बेटा उनको 3:1 मिला। टॉल 75% एंड शॉर्ट 25%। सो व्हेन उन्होंने F1 किया तो सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले। अब आफ्टर दैट मेंडल क्या जानना चाहते थे कि फेट ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर क्या है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है छुप गया हो, छुप रहा है तो कैसे छुप रहा है, क्या कभी दिखेगा नहीं दिखेगा, ड्रॉफ का आगे क्या होगा, मेरे पास टॉल प्लांट्स हैं लेकिन ड्रॉफ भी तो पेरेंट्स हैं। तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेट कराया और वहां पे से उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बनाया कि भाई ये मेरा अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सो प्लीज नोट दिस डाउन बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अब यहाँ पे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस, तो हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्विकली रिवाइंड द थिंग एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। नाउ अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर नहीं है क्योंकि दिस क्वेश्चन डिमांड्स अ क्रॉस एंड यू नीड टू नो कि आपको इसको कैसे बनाना है। एक मोनो हाइब्रिड के अंदर एक प्लांट रेड था और एक प्लांट के अंदर व्हाइट फ्लावर्स थे। मेंडल को सभी में F1 में रेड फ्लावर्स मिले। ठीक है, चलिए
जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो उनको रेड भी मिलता है और व्हाइट भी मिलता है। कौन से रेशियो में? 3:1। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, ये सिंबल्स हमको यूज करने हैं और उसके जीनोटाइप बताने हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, व्हाई दिस हैपन, एक्सप्लेन व्हाट लॉज डिड मेंडल्स फॉर्मुलेटेड and with the help of a cross. So you have to be very careful about attempting this answer. आपके पॉइंट्स बिल्कुल नहीं कटेंगे अगर आप सारे क्रॉस को अच्छे से बनाओगे। सो क्या हुआ, अगर मैं रेड प्लांट को ले रही हूं कैपिटल आर, क्यों? क्योंकि मेरे को F1 में सारे रेड मिले, तो यानी रेड डोमिनेंट है, तो ये मेरी P1। और व्हाइट को ले रहे हैं स्मॉल आर, इसका ब्रीड कराया, तो मतलब ब्रीड कराएंगे। पहले तो भाई ये गैमीट्स बने। चलिए, अब आपकी मर्जी है, आप क्रिस क्रॉस दिखाना चाहते हो या आप पुनेट स्क्वायर बनाए। पुनेट स्क्वायर नीट लगता है बेटा, तो आप प्लीज पुनेट स्क्वायर बनाए। तो देखिए सारे के सारे कैसे आए, तो ये मेरी F1 जनरेशन हुई वेयर ऑल वर हेटेरोजाइगस। सारे के सारे कैसे हैं बच्चे? हेटेरोजाइगस है। और ऑल वर टॉल, तो ये हेटेरोजाइगस यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये तो बेटा हो गया जीनोटाइप। अब ये हो गया यहाँ पे इसका फिनोटाइप। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है कि अब F2 भी निकालना है, तो अब F2 के लिए क्या किया, पेरेंट्स 2, जहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको आपस में कराएंगे, तो ये इसके गैमीट्स होंगे। ठीक है, पुनेट स्क्वायर, इम्पेशेंट नहीं होना। ठीक है, जैसे यहां पे मैं हुई स्मॉल आर। चलिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मुझको यहां से क्या मिला, जीनोटाइप। अगर मैं यहां पे जीनोटिपिक रेशो की बात करती हूं, एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर, तो यहां पे ये हमको जीनोटाइप रेशो मिला। और फिनोटाइप रेशो क्या है, तो ये मेरे 3:1, दिस विल बी रेड, दिस विल बी व्हाइट, ये हमारा फिनोटाइप रेशो हुआ। अब अगर इसको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको लेट्स सपोज अगर वो बताना है कि कौन सी लॉ है, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन इफ अ कैरेक्टर शो मल्टीपल अलीलिज्म, एक इंडिविजुअल के पास दो ही अलील होते हैं फॉर दैट कैरेक्टर वाई। अब इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो जैसे अगर मैं ब्लड ग्रुप का देखो, सो ब्लड ग्रुप में हमारे पास आई जीन होता है। अब इसके 3 अलील्स है बेटा, देयर आर 3 अलील, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। अब अगर हमारे पास आई ए होता है या आई ए स्मॉल आई, तो ये ए ब्लड ग्रुप है। अगर आई ए बी तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर आई बी स्मॉल आई तो बी ब्लड ग्रुप, अगर स्मॉल आई तो ओ ब्लड ग्रुप। तो हमारे पास 4 फिनोटाइप होते हैं और ये मेरे जीनोटाइप हो गए। चलिए, अब द पॉइंट इज अलील तो मेरे 3 है, लेकिन किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए ए हो मैंने 2 ही लिया है, बी हो उसके लिए भी 2 ही लिया है, ओ हो उसके लिए भी 2 ही लिया है, मैंने एक बारी में 2 ही अलील लिए। तो फिर से बेटा इसको सोचो, अलील्स मेरे क्या हैं, अलील्स आर पेयर में प्रेजेंट है एंड दीज आर alternate form of gene।
इसको यहाँ पे लिखते हैं दोबारा, दिस इज नथिंग बट ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो लेट्स सपोज हमारा ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, एक मम्मी से आया, एक पापा से आया। कैसे? पापा से स्पर्म आते हैं तो स्पर्म से 23 क्रोमोसोम आते हैं, मम्मी से एग आता है तो एग से 23 क्रोमोसोम आता है। तो मम्मी का पहला क्रोमोसोम पापा के पहले क्रोमोसोम के साथ, मम्मी का सेकंड क्रोमोसोम पापा के सेकंड के साथ। इस तरीके से एक जाइगोट में फिर से 23 पेयर्स बनते हैं, यानी 46 बनते हैं। तो मान लो एक ये स्पर्म का एक और ये ओवम का एक। अब ये मेरा एक जीन हुआ ना जो एक ही लोकस पे होना चाहिए। मतलब जैसे जो जो जीन्स मेरे पहले क्रोमोसोम में होंगे वही सारी जीन्स आपके भी पहले क्रोमोसोम में होंगे। इस दुनिया के हर इंसान के पहले क्रोमोसोम में वही जीन्स होंगे, लेकिन उसकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है। अब हो सकता है पापा से कैपिटल आई ए आया हो, मम्मी से स्मॉल आई आया हो, लेकिन एक बारी में दो ही अलील होगा। क्यों? बिकॉज वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास क्रोमोसोम तो दो ही है। सो देखिए बेटा, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सम जीन्स मे हैव मोर देन 2 अलील्स, और इसको हम मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं, जहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन्स होते हैं अकर ऑन द सेम लोकस। तो ये जीन तो वही रहेगा, पोजीशन जिसकी जो है वो वही रहेगी, सिर्फ उसकी फॉर्म अलग अलग होती है। लेकिन वो एक जीन पूल में एक ऑर्गेनिज्म, तो सभी ह्यूमंस का सारा जेनेटिक मिलाकर के जीन पूल हुआ। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, किसी के कुछ अलील्स हैं, किसी के कुछ अलील्स हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के पास 2 ही अलील होंगे, बिकॉज एक इंडिविजुअल डेवलप होता है जाइगोट से, और जाइगोट बनता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म जो कि 23 क्रोमोसोम लेकर के आता है, और एग जो कि 23 लेकर के आता है, और तब जाकर के जाइगोट 46 बनता है। सो यहाँ पे आपके जीन्स एक का 2 ही अलील होगा क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में होता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखिए, इन पीस टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्राफ्टनेस एंड द रेड कलर ऑफ फ्लावर इज डोमिनेंट विद द व्हाइट कलर। अब इस चीज को देखिए, यहाँ पे एक ये डोमिनेंट की बात कर रहा है और एक ये रेसेसिव की बात कर रहा है, ठीक है। सो डोमिनेंट क्या है मेरा? टॉल, और रेसेसिव क्या है? ड्वार्फ। डोमिनेंट क्या है उधर? रेड कलर। रेसेसिव क्या है बेटा उधर? व्हाइट कलर, ठीक है। चलिए, जब एक टॉल प्लांट बियरिंग रेड फ्लावर, अब ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी TTRR, क्योंकि मेरा ये डोमिनेंट है तो या तो हो सकता है दोनों के पास होमोजाइक सेम अलील्स हो कि टॉलनेस के भी हो, डायहाइब्रिड क्रॉस है ये, या ऐसी कंडीशन हो सकती है, इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। चलिए, अब व्हेन अ टॉल प्लांट बियरिंग रेड फ्लावर्स, तो ये जीनोटाइप हुए, इसको हम पॉलिनेट करेंगे विद अ ड्वार्फ प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स। तो बेटा ड्वार्फ प्लांट, अगर मैं बोल रही हूं विद अ ड्वार्फ प्लांट, तो ड्वार्फ प्लांट यानी इट शुड बी स्मॉल टी एंड बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स। तो व्हाइट फ्लावर्स क्या होगा? इट इज स्मॉल आर। नाउ the different phenotypes were obtained like this. अलग अलग phenotypes हमारे ये थे बेटा। अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि मेरे पास जीनोटाइप दोनों पेरेंट्स के कौन से होंगे। तो ऑब्वियसली मेरे को अगर एक पेरेंट 1 एक पेरेंट 2, ध्यान से सुनिए, एक पेरेंट तो ड्वार्फर व्हाइट है तो एक का तो ऑब्वियसली यही जीनोटाइप होगा, लेकिन दूसरे के इन दोनों में से कोई भी जीनोटाइप हो सकता है।
अब ये आपको पता लगाना होगा ऑन कैलकुलेटिंग द रेशो। अब अगर मैं इसका रेशो देखूंगी, ये सब लगभग एक जैसा है। इसको अगर मैं छोटी वैल्यूज में देखूं, 2 से डिवाइड करते हैं, सो ये वैल्यू तुम्हारी आती है 69, दिस इज 66, दिस इज 68 एंड दिस इज 64। तो लगभग एक जैसी, इट इज समथिंग लाइक 1:1:1 रेशो। और ये बेटा क्या होता है, डाई हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशो। नाउ अब इससे आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर बेटा आपको याद हो, जब हम यहां पे मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कर रहे थे, तो मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास दो कंडीशन हो सकती है। मुझे ये पता लगाना है कि क्या मेरा जो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है कि या वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो हम कैसे करते थे, उसको स्मॉल टी से करते थे। अब यहाँ पे मेरे सारे के कैसे आएंगे, ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे ऐसे आएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये मेरे पास इस तरीके का हुआ। तो हमें 50% कैपिटल टी स्मॉल टी और 50% स्मॉल टी, यानी 50-50% टॉल एंड शॉर्ट, 1:1 रेशो मिलता है। जब इसी तरीके की चीज मैं डाई हाइब्रिड में करती हूं, डाई हाइब्रिड में, सो डाई हाइब्रिड पे भी जो डोमिनेंट होगा, अब उसमें मैं दो कैरेक्टर्स लूंगी। तो या तो ये हो सकता है या ऐसा हो सकता है, इसको हम रेसेसिव से करते हैं। तो मेरे पास जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तब मेरे पास 1:1:1 रेशो आता है। तो यहां से मुझे पता लग रहा है ये रेशो मेरा ये है। तो ये मेरा टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस में एक तो मेरा स्मॉल टी स्मॉल आर होना चाहिए, और वो मुझे क्वेश्चन से ही पता लग गया। अब दूसरे में से सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली बेटा ये वाला मेरा नहीं हो सकता, ये वाला होगा। तो दूसरे पेरेंट का हम हेट्रोजाइगस लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बस हमको इसके क्या करने हैं, इसके वो बनाने की पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगी। सो लेट्स मेक दी पॉसिबल जीनोटाइप। अब मैं ये वाला पार्ट हटा रही हूं क्योंकि हम यहां पे डाई हाइब्रिड का क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, सो जब डाई हाइब्रिड का क्रॉस, सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल टी स्मॉल आर, क्या पॉसिबल मेरे गैमीट्स हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर हो सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर या स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पे सबके सब स्मॉल टी स्मॉल आर ही होंगे। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, अब आपकी मर्जी है कि आप 16 बनाते हो स्क्वायर्स या कैसे। तो पॉसिबल आपको जीनोटाइप्स पता लगाने हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। अब आप चाहे वही वाली बात है, इसको 4 बार लिखो, चाहे इसको 2 बार लिखो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 ही बार बनाएंगे। So this is to explain. इतने सारे बनाने की क्यों जरूरत है, ठीक है।
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि नीचे वाले भी तो सेम ही बनेंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम सारे सेम ही बनेंगे, दो बनाओ एक बनाओ कुछ भी बनाओ, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये भी बेटा सेम है, तो आप चाहें तो एक भी बना सकते हैं। तो मेरे पास जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो इस तरीके के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, सारे 1:1 मिलेंगे। अब ये मेरे पास कैसा होगा, दिस इज टॉल एंड रेड, ये मेरे पास कैसा होगा, दिस इज टॉल एंड वाइट, दिस विल बी ड्वार्फ एंड रेड and this will be dwarf and white। तो यहाँ पे यही पूछा था कि जीनोटाइप्स क्या होगा टॉल एंड वाइट का, तो टॉल एंड वाइट का अपने पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, ड्वार्फ और वाइट का, तो ड्वार्फ और वाइट का होमोजाइगस, ठीक है। ये इसी तरीके से बाकी के भी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था एंड देन बेटा आपका ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। सो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स लुक एट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जेनरेशन आइडेंटिकल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दिखाता है, what does it tell us about the nature of alleles? Justify your answer। तो ये बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे अगर हम एंटी राइनम फ्लावर का रेड और व्हाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे गैमीट्स हुए। फिर F1 जनरेशन कैसी होती है, ऑल कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज रेड। लेकिन मुझे F2 जनरेशन की बात करनी है, तो पेरेंट्स 2 कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेरे यहाँ पे गैमीट्स बने, ये इधर मेरे यहाँ पे गैमीट्स बने, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये जीनोटिपिक रेशियो है विच इज 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो भी यही है। कैसे, ये रेड होगा, ये पिंक होगा। ओ बेटा एक चीज यहाँ पे हमने गलत कर दी, सभी के सभी पिंक आए थे, ऑल वर पिंक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलता है और ये मेरा वाइट होगा। सो ये भी 1:2:1 है, तो ये मेरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द नेचर ऑफ अलील्स, कि नीदर ऑफ द टू इज डोमिनेंट, नीदर ऑफ द टू इज डोमिनेंट, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। को डोमिनेंस में क्या हो जाता है, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। चलिए अब जस्टिफाई यानी कि आपको क्रॉस बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक्सप्लेन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस टेकिंग सीड कोट कलर एज पाइसम साइटिवम, वर्क आउट अप टू F2 generation, state the laws of inheritance that can be identified from this cross, how is the phenotypic ratio of F2 generation differed in a dihybrid cross। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं करा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड की बात कर रहा है, आपको सीड का कोट का कलर लेना है। तो हमें पता है कि येलो होता है और ग्रीन, येलो इज डोमिनेंट तो कैपिटल वाई, ग्रीन इज रेसेसिव तो स्मॉल वाई। तो अगेन बेटा
आपको पूरा क्रॉस बनाना है, बताना पड़ेगा कि सारे के सारे हेट्रोजाइगस आए और कैसे आएंगे, येलो आएंगे। F2 में क्या होता था 3:1, येलो मेरे 75 और ग्रीन 25 और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 इस तरीके से। सो यहाँ पे वही चीज करनी है, केवल डिफरेंस क्या है कि आपको अब डिफाइन भी करना है। सो यू हैव टू डिफाइन कि क्रॉस, इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जहाँ पे आपको बताना है, F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आती है। और आपके पास अगले में दे रखा है कि ये फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या है 75% राउंड एंड 25% रिंकल, 3:1। ये डाई हाइब्रिड से कैसे अलग है? सो डाई हाइब्रिड में हमको क्या मिलता है, हमको पेरेंटल भी मिलते हैं, तो जो मेरा 9 and 1 है दैट इज राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, और नॉन पेरेंटल भी मिलते हैं जो 3 और 1 होते हैं, राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। सो यहाँ पे मेरे पास 9:3:3:1 आता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलती है। चलिए नाउ प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे, प्लीज नोट द क्वेश्चन इज द मस्ट। अब अगला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। अ टीचर वांट्स हिज और हिज स्टूडेंट टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द पी प्लांट बियरिंग पर्पल कलर फ्लावर्स। पर्पल कलर फ्लावर का जीनोटाइप बताना है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक का जीनोटाइप बताना है, सो ऐसा तभी पॉसिबल है बेटा जब मेरे पास एक डोमिनेंट फिनोटाइप है। सो डोमिनेंट फिनोटाइप इज पर्पल। अगर मैं इसको लेती हूं तो उस हिसाब से इट कुड बी कैपिटल P स्मॉल p या कैपिटल P कैपिटल P। यानी कि कहने का मतलब है कि या तो ये होमोजाइगस होगा या बेटा ये हेट्रोजाइगस होगा। तो हमें इसको पता लगाना है, तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे, इसको स्मॉल p से करेंगे, जो कि आपका क्या होगा, होमोजाइगस रेसेसिव। तो यू हैव टू ड्रॉ दी टेस्ट क्रॉस, जैसे मैंने आपको वहां पे बना के देखा था कि अगर ये वाली कंडीशन होगी तब तो 1:1 आ रहा था, और ये वाली कंडीशन आएगी तब आपके 100% पर्पल आएंगे। सो ये हम टेस्ट क्रॉस से बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डोमिनेंस से है, EBO ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, कैन अ चाइल्ड हैव अ ब्लड ग्रुप O अगर उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप A और B है? डेफिनेटली। अगर बेटा चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आपका O है और फादर और मदर AB है, तो A के दो चीजें हो सकती हैं, या तो IA हो या IA स्मॉल I हो। फादर का या तो IB हो या IB स्मॉल I हो। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चा O ब्लड ग्रुप का है, सो दैट इज ओनली दिस केस। और ये बेटा कब पॉसिबल है, जब एक आई उसको मिलेगा मम्मी से और एक मिलेगा पापा से। तो यहाँ पे बेटा पेरेंट्स के जीनोटाइप ये नहीं होगा, ये वाला होगा, एंड देन द बच्चे का ब्लड ग्रुप O इज पॉसिबल। तो यू हैव टू शो दिस थिंग। जीनोटाइप्स आपको लिखने पड़ेंगे और एक सेंटेंस में इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज नोट दिस डाउन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस की बात हो गई। अब यहाँ पे वो वाला पार्ट आ जाता है जब क्रोमोसोमल थ्योरी आती है। क्रोमोसोमल थ्योरी मेंडल की लॉ को एक्सप्लेन करती है। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करता है TH मॉर्गन, लेकिन TH मॉर्गन को 9:3:3:1 नहीं मिलता। तो तब जाकर करके बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। मेंडल को 9:3:1 नहीं मिलता, हालांकि उसको भी पेरेंटल कैरेक्टर्स और नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स दोनों मिल रहे थे। लेकिन जब उनको पेरेंटल कैरेक्टर्स ज्यादा मिलते तब रीजन वॉज लिंकेज कि जो जीन्स थे वो बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, तो वो साथ साथ स्पेस उनका बहुत कम था,
तो ज़्यादा एक साथ जाएंगे तो पेरेंटल कैरेक्टर्स लाएंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट्स है या नॉन पेरेंटल कम दिख रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन कम हो रही है। अगर नॉन पेरेंटल ज़्यादा दिख रहे हैं इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो गई, डिस्टेंस जीन के बीच में ज़्यादा है। लेकिन मेंडल को हमेशा 9:3:3 रेशो 1 मिला, बिकॉज मेंडल वॉज वेरी लकी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मेंडल के केस में क्या हुआ था कि जब उन्होंने राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को क्रॉस कराया, कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर विथ स्मॉल वाई, तो सभी के सभी इस तरीके से थे। अच्छा, फिर उन्होंने जब इसको कराया तो इनको 9:3:1 रेशो मिला। ये वाले पेरेंटल कैरेक्टर थे और ये वाले नॉन पेरेंटल। सो मेंडल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेंडल के ये दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। मतलब इट वाज लाइक दिस, हम यहां पे एक साथ दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए इस तरीके से आया कि ये कोई क्रोमोसोम ए है, ए पेयर है, वो कोई बी पेयर है। तो एक बार मम्मी से आर आया, पापा से आर, लेट्स सपोज एक पेरेंट से आर, एक से स्मॉल आर, एक से कैपिटल वाई, दूसरे से स्मॉल वाई, तो ये इंडिपेंडेंटली या सॉर्ट हो रही थी। अब आपको पता है कि ये इस तरीके से होता है बेटा। नाउ दिस इज नथिंग बट मियोसिस। तो पहले एस फेस पे क्रोमोसोम डबल होता है, फिर मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होगा। अब होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे अलग हो सकता है ना कि ये वाला और ये वाला साथ चला जाए और ये वाला एक सेल में साथ जाए, तो उस सेल के पास तो ये गैमीट होगा और उस सेल के पास ये गैमीट होगा। लेकिन मान लो कि ये वाला और ये साथ में जा रहे हैं तो उसके पास ऐसा गैमीट बनेगा, और अगर ये और ये साथ में जा रहे हैं तो उस केस में ऐसा और ऐसा गैमीट बनेगा। तो इस तरीके से 4 तरीके के गैमीट्स पॉसिबल थे और इनके फ्यूजन से फिर 4 तरीके के फिनोटाइप्स पॉसिबल थे। सो डू यू थिंक मेंडल्स कुड हैव बीन, जो मेंडल्स का लॉ था, वुड हैव बीन डिफरेंट इफ द कैरेक्टर्स ही चोज वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम? सो द आंसर इज यस, बिकॉज मेंडल के जो जीन्स थे दैट वर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर बेटा सेम में होता तो यहां पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता और जिसकी वजह से रेशो डिफरेंट हो सकता था। अब बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता था या कम वेरिएशन हो सकता था, वो डिपेंड करता है कि उनके जीन्स में कितना डिस्टेंस होगा। चलिए, नाउ बेटा वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे एक बार इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाउ डू जीन्स एंड क्रोमोसोम्स शो सिमिलैरिटी फ्रॉम जेनेटिकल स्टडीज? तो यार ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था कि मेंडल के फैक्टर्स किस तरीके से क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहे थे। सो मेंडल के पेयर ऑफ फैक्टर्स क्या है, इसको आज हम जीन्स कहते हैं। सो देखिए बेटा, दोनों ही पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में है, हम फैक्टर्स को भी पेयर में लिखते हैं। गेमीट्स के दौरान ये सेग्रीगेट होता है तो होमोलोगस सेपरेट हो जाता है, गेमीट के पास एक ही पहुंचता है, ये भी अलग हो जाता है। वन ऑफ द ईच पेयर गेमीट में गया, द पेयर विल बी इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं पेयर की बात करूंगी, ये आपस में इंडिपेंडेंटली सेपरेट भी हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कंपेयर एनी 3 ways the chromosomal theory of inheritance as proposed by Sutton and Boveri with that of the experimental results on pea plant। तो हमको यहाँ पे इस मेंडल की चीज को और
सटन एंड बोवेरी का क्रोमोसोमल थ्योरी को कंपेयर करना है। ना लुक, 3 तरीके हैं जिसमें हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे वो अलग है। अगर मैं मेंडल की देखूं तो मेंडल ने बताया था कि जो जीन्स हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और पेरेंट्स से आते हैं। तो जीन्स पेयर में है, तो लेट्स सपोज अगर मेरा टॉल हाइट का कोई जीन है तो दीज आर इन पेयर लाइक दिस, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ने बताया था कि एक्चुअली इट इज द क्रोमोसोम जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, तो क्रोमोसोम भी पेयर में है और ये मेरा एक जीन ही होता है। नाउ मेंडल डज नॉट टॉक अबाउट क्रोमोसोम एंड मियोसिस। इनफैक्ट मेंडल ने जीन वर्ड का भी यूज नहीं किया था, पेयर ऑफ फैक्टर्स कहा था। सटन एंड बोवेरी ने ये बताया था कि ये जब सेग्रीगेशन होता है तो ये मियोसिस से होता है, और यहाँ पे मेंडल ने उसकी बात नहीं करी। मेंडल ने बहुत ही मैथमेटिकल अप्रोच निभाया था, ये नहीं बोला था कि कैसे सेग्रीगेट होता है, थ्योरी नहीं बताई, बस ये बताया कि अगर मेरे पास F2 में आता है सो दैट मीन्स दीज आर सेग्रीगेटिंग। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 चीज सेग्रीगेट हो रही है तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जो डाई हाइब्रिड में कहा, बट नॉट दी प्रोसेस, नॉट मियोसिस, नॉट क्रॉसिंग ओवर, नथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे हम देखेंगे। ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन जीन्स इन ड्रोसोफिला, TH मॉर्गन ने बेटा क्या देखा कि F2 जेनरेशन में जो फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 रेशो में अलग अलग हो गई। अब ये वही चीज है कि जब उन्होंने मेंडल की तरह एक और स्टडी किया, लेकिन उनकी स्टडी ड्रोसोफिला पे थी, फ्रूट फ्लाई पे थी, और यहाँ पे इन्होंने 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, बॉडी का कलर और आई का कलर। तब उन्होंने देखा कि उनको पेरेंटल भी मिलते हैं, नॉन पेरेंटल भी मिलते हैं, लेकिन 9:3:3:1 में नहीं मिलती। पहली कंडीशन में अगर आपको याद हो तो मेंडल की कहानी कुछ अलग है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं। चलिए मैं इसको वैसे बनाती हूँ जैसे आपकी NCERT में बना है। X और Y क्रोमोसोम है, X और Y इस तरीके से Y पे प्रेजेंट नहीं है। ऑल दी क्रोमोसोम वर X लिंक, तो हमने X पे बनाया था। तो अगर मैं व्हाइट बॉडी दिखाती हूँ और अगर मैं रेड आई दिखाती हूँ तो ये डोमिनेंट है, ठीक है। और अगर हम येलो बॉडी दिखाते हैं और अगर हम ये व्हाइट बॉडी नहीं है बेटा, ब्राउन, ठीक है, तो ये मेरा मेल, फीमेल, दिस इज मेल, येलो और व्हाइट। तो उन्होंने पहले जब ब्राउन बॉडी लिया तो ये डोमिनेंट चीज थी और रेड आई डोमिनेंट थी। रेसेसिव में येलो बॉडी ली, व्हाइट आई ली, तो वो कहते हैं कि X लिंक पे प्रेजेंट है। अब फीमेल पे कौन सा प्रेजेंट है, मेल पे कैसा प्रेजेंट है, मेल डोमिनेंट लेते हैं कि फीमेल कैसा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डोमिनेंट यूज करती हूँ तो डोमिनेंट कैसे दिखाएंगे हम, प्लस साइन से दिखाते हैं। तो येलो के लिए अगर मैंने क्या लिया Y और व्हाइट के लिए W लिया, तो मेरे पास अगर मैं रेसेसिव दिखाती हूँ कि मान लो ये रेसेसिव मेल और फीमेल है, लेकिन जब मैं इसको डोमिनेंट दिखाऊंगी इट विल बी लाइक दिस। तो हम इस तरीके से दिखाएंगे कि मेल ऐसा होगा और फीमेल ऐसा होगा। फीमेल ऐसे भी हो सकती है बेटा, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। सो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बात की थी। अब उन्होंने क्या देखा था, क्रॉस फ्रॉस सब कुछ किया, तो मेंडल की तरह F1 जनरेशन आई, F2 में 9:3:3:1 नहीं आ रहा था। अब ऐसे बना करके थोड़ी आ रहा था, वो तो जो भी उनकी सारी प्रोजेनी आई ऑब्जर्व किया, फिर उनको देखा कि पेरेंटल वाली ज्यादा आई, क्योंकि मेरे दोनों जीन्स पास पास थे। लेकिन जब उन्होंने बॉडी का और मिनिएचर और लार्ज विंग्स में किया, तब उस केस में रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आए थे, क्योंकि डिस्टेंस मेरा जीन का दूर दूर था। तो यहाँ पे बेटा लिंकेज कम हो रही थी, रिकॉम्बिनेशन हो रही थी, और इस केस में जहाँ पे जीन्स पास है तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा हो रही थी, रिकॉम्बिनेशन कम, तो यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आए थे। तो कभी पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आते हैं, कभी नॉन पेरेंटल ज्यादा आते हैं।
ये ट्रूली डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर, अगर दो जीन्स बहुत पास पास हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो एक साथ ही जाएंगे, ये दोनों अलग नहीं होंगे, तो हमेशा ब्राउन और रेड साथ में रहेगा और ब्राउन रेड ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर ये दूर हुआ तो ब्राउन और रेड अलग हो जाएगा, ब्राउन वाइट के संग चले जाएगा, रेड येलो के संग चले जाएगा। सो वो चीज़ ज़्यादा दूसरे में देखी। सो यहाँ पे उनके जो पहली चीज़ एक्स लिंक जीन्स की बात की थी, एक्स क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट थी, दूसरी चीज़ सेमी क्रोमोसोम्स पे यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो अब अगर यहाँ पे देखें, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट हुआ फ्रूट फ्लाइज में, ये बॉडी वाइट फीमेल्स और आपके ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल्स लिए। चलिए प्रोजेनी जो मिली उसको इंटरक्रॉस किया, F2 में डेविएशन आई, इट वाज नॉट 9:3:3:1। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो जीन्स हैं दे वर लोकेटेड ऑन दी सेम क्रोमोसोम। प्रपोर्शन जो होगा पेरेंटल का और नॉन पेरेंटल का वो अलग अलग हो सकता है। पेरेंटल बेटा लिंकेज की वजह से आता है और नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन की वजह से आता है या क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, और आपको पूछ ले व्हाट आर जेनेटिक मैप्स, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए सो रिकॉम्बिनेशन क्या होती है, इट इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिकॉम्बिनेशन इज नथिंग बट बेटा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बनाऊं, सो इट इज लाइक ये मेरा होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई। तो पहले मान लो ये कुछ ऐसा होगा, ए और बी, सी और डी, ई। तो बेटा कुछ पार्ट इसमें आ सकता है, कुछ पार्ट इसमें एक्सचेंज हो गया। अब देखिए जब व्हाइट वाले का कुछ पार्ट येलो में आया तो सी तो यही रहा, और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों पास पास थे ये सी और डी यहाँ पे साथ साथ आ गए। सो ये मेरी लिंकेज होती है। सो दिस इज द क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ पे ये क्या हुई है, ये लिंकेज दिखा रहा है कि जब एक्सचेंज हुआ, क्योंकि सी और डी साथ साथ बहुत पास थे, तो जब उसका एक्सचेंज हुआ उसका पार्ट व्हाइट में गया तो व्हाइट में भी वो साथ साथ आ गए, तब पेरेंटल कैरेक्टर्स दिखेंगे, तो वो मेरा लिंकेज हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर इज रिकॉम्बिनेशन। अब ये अलग हो जाएगा, जैसे अब सी अलग हो गया तो सी और ए बी के साथ, तो मान लो ए बी कोई कैरेक्टर दिखाता हो, सी कोई कैरेक्टर दिखाता हो, तो ये दोनों कैरेक्टर एक ही बच्चे में मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग हो चुके हैं, ये अलग अलग हो चुके हैं। तो ये मेरी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन है। अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने क्या बताया था, देन यहाँ पे पूछा है कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कि हम बता सकते हैं कि कितनी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, कितनी चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, कि कितना मेरा डिस्टेंस है सेमी क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट है, इसको जेनेटिक मैप्स कहते हैं। क्लियर? चलिए नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। अब यहाँ पे हमारा एक कदम और आ गया, अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन में आ गए। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है विच इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बेटा इसके अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन व्हाट इज मेल हेट्रोगैमेटी एग्जाम्पल, या अलग तरीके से पूछ सकता है कि बर्ड्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, हाउ दीज आर डिफरेंट। सो मेल हेट्रोगैमेटी, सबसे पहले हेट्रोगैमेटी यानी कि डिफरेंट गेमीट्स। तो अगर मैं इंसेक्ट में देखती हूँ तो उसमें XO होता है, तो मेल दो तरीके के गैमीट्स बना सकता है। अगर मैं ह्यूमंस में या ड्रोसोफिला में देखती हूँ तो XY है, दो तरीके के बनाता है। सो मेल हेट्रोगैमेटी, ये मेरी मेल हेट्रोगैमेटी होती है। अब क्योंकि ये दो तरीके के गैमीट बना रहा है, तो जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सेक्स होगा, तो ये ही बेटा सेक्स डिटरमाइन करता है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल। लेकिन फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है बर्ड्स के अंदर, ZW। तो यहाँ पे फीमेल डिसाइड करती है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। यही चीज यहाँ पे इन पॉइंट्स में लिखा है।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये क्वेश्चन कॉमन है, आता है, और ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के अंदर भी आता है कि हमारी इंडिया में या बहुत सारी सोसाइटीज में अक्सर फीमेल को अभी भी दोष दिया जाता है कि उसने फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस किया है। क्या ये राइट है? इसको जस्टिफाई करना है। सो प्लीज यहाँ पे इसको क्रॉस बना करके भी करिएगा कि फीमेल XX होती है, मेल XY होता है। तो फीमेल तो देखिए एक ही जैसे गैमीट्स बना रही है, मेल दो अलग तरीके के गैमीट्स बना रहा है। अब मेल ने अगर अपना Y दिया तब तो बेटा मेल होगा, लेकिन मेल ने अगर अपना X दिया तब जाकर के फीमेल होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द मेल, बायोलॉजिकली इट डिपेंड्स ऑन द मेल, नॉट ऑन द फीमेल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसको थोड़ा सा और एड ऑन करके पूछा है। सो यहाँ पे इसका आंसर है, इट इज वेरी सिंपल। देखिए बेटा, ह्यूमंस के अंदर मेल आर हेट्रोगैमेटिक, वही X और Y, फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, वही X और X। आर देयर एनी एग्जाम्पल्स वेयर मेल्स आर होमोगैमेटिक एंड फीमेल्स आर हेट्रो? तो यस, बर्ड्स, उसको लिख लेंगे 2-3 लाइन में। चलिए, ऑल्सो डिस्क्राइब हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, वेदर द टेम्परेचर हैज अ रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहां पे देखेंगे, सबसे पहले कौन डिसाइड करता है? मेल डिसाइड करता है। ठीक है, अगर मेल ने Y दिया तो मेल होगा, अगर उसने X दिया तो फीमेल होगा। टेम्परेचर एज सच तो कुछ डिफाइन नहीं कर रहा, तो यहां पे अगर आप देखेंगे इंक्यूबेशन टेम्परेचर, अब यहां पे इन रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन पूरी है। अगर मैं यहाँ पे उसको ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ती हूँ तो आपने क्या पढ़ा है कि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर वाला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ रेप्टाइल्स में बेटा ऐसा होता है कि जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है टू डिटरमाइन सेक्स। अब इन सम स्पीशीज द एग्स इन एक्सट्रीम लो, कि कभी कभी लो टेम्परेचर में एग्स यहाँ पे जो होते हैं या एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में होता है तो वो मेल बन जाता है। या अगर मीडियम मेरा टेम्परेचर है, ना ज्यादा हॉट ना ज्यादा कोल्ड, तो वो फीमेल को प्रोड्यूस करता है। सो दैट इज सीन इन सम ऑफ द रेप्टाइल्स। तो ये हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो ये आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सेम क्वेश्चन बेटा, आपको यहाँ पे क्या बनाना है? सबसे पहले प्लीज क्रॉसेस वेरी इंपॉर्टेंट। सो बर्ड्स के अंदर फीमेल इज ZW, मेल इज ZZ, और ह्यूमंस के अंदर फीमेल इज XX, मेल इज XY। सो यू हैव टू शो द क्रॉस। दोनों में ही 50-50% चांसेस होते हैं टू गेट अ मेल और अ फीमेल, लेकिन बर्ड्स के अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटी और ह्यूमन के अंदर मेल हेट्रोगैमेटी। तो ये आपको मेंशन करना है विथ एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हनी बी। तो यार पुरानी NCERT में अगर आप देखेंगे तो हनी बी में बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं लिखा था। अभी जो लेटेस्ट NCERT है उसमें हनी बी में पूरा एक सेक्शन दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है। सो ये चीज तो मैंने आपको पहले चैप्टर्स में भी कराई थी। सो देखिए बेटा, एक मेल हनी बी के पास 16 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम होते हैं। गिव वन रीजन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी, मेरे पास 3 तरीके की हनी बी होती है। एक वर्कर जो कि फीमेल, क्वीन जो कि रिप्रोड्यूस करती है फीमेल, और मेल जिनको ड्रोन्स कहा जाता है। तो ये तो वर्कर मेरी स्टेराइल होती है, यानी ये एग प्रोड्यूस नहीं करती। अब फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम होती हैं बिकॉज दीज आर डिप्लॉयड, और मेल बेटा 16 के होते हैं, दीज आर हैप्लॉयड। तो फीमेल क्या करेगी? वो तो मियोसिस से हैप्लॉयड एग बनाएगी, और मेल क्या करेंगे?
वो माइटोसिस से हैप्लॉइड स्पर्म बनाएगा। अब देखिए बेटा होता क्या है, जब एक एग और एक स्पर्म कंबाइन होता है तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बना, और ये क्या बनेगा, ये फीमेल बनाएगा। क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड्स आर फीमेल। लेकिन जब स्पर्म फिनिश हो जाते हैं एंड व्हेन देयर इज ओनली द एग लेफ्ट, तो ये फर्टिलाइज नहीं होता और आगे डेवलप होता है। सो ये मेरे हैप्लॉइड ड्रोन्स बनते हैं विच आर द मेल, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इसीलिए मेल्स के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन एन्यूप्लॉइडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलीप्लॉइडी। अब यहाँ पे हमारा जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक विच इज डिसऑर्डर। एन्यूप्लॉइडी बेटा क्या होता है, फेलियर ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। अब इसको अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, चलिए इधर ही बता देती हूं। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा क्रोमोसोम था, ठीक है, उसके बाद ये डबल हुआ, ठीक है, फिर आपको पता है मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। अब मान लो ये तो सेपरेट हो गया और ये सेपरेट नहीं हुआ, तो इसने तो ऐसे 2 सेल बना दिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं गया और इसमें दोनों चले गए। तो यार इसमें तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, उसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया। अब ऐसा कब हो रहा है, मियोसिस के दौरान। मियोसिस कब होती है, गैमीट्स बनते समय। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में जब गैमीट्स बन रहे हैं, जब मियोसिस हो रही है, सो अगर उस समय कोई भी ऑटोसोम या कोई सेक्स क्रोमोसोम अगर नॉन डिसजंक्शन क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होता, तो आपका गैमीट अलग बनेगा। किसी में 1 और 2 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, किसी में 1-2 कम हो गया, और वो वाला गैमीट स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, तो उस बच्चे की तो पूरी बॉडी उसी सेल से बनेगी, तो उसकी बॉडी में हर सेल में हर क्रोमोसोम गड़बड़। सो वो क्या होती है, उसको फिर जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एंड दिस कंडीशन इज एन्यूप्लॉइडी। लेकिन साइटोकाइनेसिस क्या हुआ कि अगर टीलोफेज के बाद, सॉरी पॉलीप्लॉइडी में टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तो मान लीजिए डिप्लॉइड था, अब उसको हैप्लॉइड बनाना था, लेकिन नहीं हुआ, तो एक में तो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए और एक में कुछ नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होती टीलोफेज के बाद, सो पूरे सेट का क्रोमोसोम चेंज हो जाता है। जैसे वीट का जो प्लांट है ट्रिटिकम एस्टिवम, उसमें कई बार चेंज हुआ। डिप्लॉइड से आज जो हम वैरायटी यूज करते हैं उसमें हेक्साप्लॉइड है, तो वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है। सो ये प्लांट्स में देखने को मिलती है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में इट इज नॉट पॉसिबल, वो मर जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है ट्राइसोमी ऑफ फर्स्ट, सो वी नो इट इज डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे उसका सिम्टम्स क्या होगा। सो दिस इज डाउन सिंड्रोम। अगर मैं XXY बोलूं तो मेरा एक X क्रोमोसोम, अब इसको ऐसे हो सकता है कि मान लो फीमेल की बॉडी है, दोनों अलग नहीं हुआ, एक में ऐसा गया एक में खाली, ठीक है, मेल की बॉडी में ऐसा गैमीट बना। अब देखो अगर ये वाला इसके साथ मिलता है XXY, अगर ये वाला इसके साथ मिलता है XO, तो ये तो मेरा टर्नर सिंड्रोम आपने पढ़ा है, और ये बेटा हमने क्लिनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा है। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, सिम्टम्स बताने, कॉज बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से आता है। सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। कैरियोटाइप में आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिखेगा, तो 21st में एक्स्ट्रा ऑटोसोम दिखेगा, तो टोटल 46 के नहीं 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। उसके बाद क्या चीजें होती हैं, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर के आई, क्योंकि इसको देखेंगे बेटा कि अगर मदर 40 इयर्स के एज के बाद रिप्रोड्यूस करती है तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, नॉट ओनली डाउन सिंड्रोम बट मोर अदर। क्यों, क्योंकि बेटा फीमेल्स के अंदर उस टाइम पे मियोसिस में प्रॉब्लम हो सकती है,
जब एज इंक्रीज होती है, सो हम जानते हैं कि सभी फीमेल्स के अंदर जो ओवम है वो प्री मेच्योरली बर्थ से पहले बन गए, लेकिन ओल्डर सेल्स जो पुराने सेल्स है, अब इट माइट बी पॉसिबल कि वो सही तरीके से डिवाइड नहीं हुए, डिसजंक्शन नहीं करे, एंड देन विल इट लीड टू प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे बेटा। ना अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर एक फादर और अ सन दोनों ही डिफेक्टिव हैं, रेड ग्रीन यानी ये कलर ब्लाइंड की बात कर रहा है, इट इज लाइकली टू दैट सन जो है वो इनहेरिट नहीं होगा। लाइकली मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहले दिस इज इंपॉर्टेंट, कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो फादर तो बेटा पक्का कलर ब्लाइंड है। अब फादर अपना वाई क्रोमोसोम सन को पास करते हैं, तो इसीलिए फादर से बच्चे में नहीं होता, लेकिन मदर वो अपना एक्स क्रोमोसोम मेल को पास कर सकती है। सो इट इज ऑलवेज अ क्रिस क्रॉस पैटर्न विच इज सीन। फादर से सन में नहीं, मदर टू सन में ट्रांसफर होती है डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेड दैट जो हार्मफुल अलील्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और पॉपुलेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं, लेकिन सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी डिजीज है जो अभी तक परसिस्ट कर रही है। सिकल सेल अनीमिया एक तरीके से एक अडेप्टेशन भी है, क्योंकि जिन लोगों की बॉडी में सिकल सेल होता है, अनीमिया कंडीशन होती है, दोज आर प्रोन टू मलेरिया। सो वहां पे एक ये बेनिफिट देती है, इट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया। इसीलिए इट कैन बी अ रीजन कि यहाँ पे ये जो अलील है एलिमिनेट नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट ह्यूमन मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया। अब सेम वही चीज, ये क्वेश्चन जैसे एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो मेल को अगर एक्सएच है तो मेल तो बेटा सफर करेगा ही करेगा। तो जनरली मेल सफर करता है बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, और अगर वो डिफेक्टिव हो जाए तो वो पक्का हीमोफिलिक होगा। लेकिन अगर मैं फीमेल्स की बात करती हूं तो फीमेल ऐसी हो सकती है, ये ही सफरर होंगी। अगर एक होगा तो ये कैरियर होंगी, क्योंकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो है संभालने के लिए। लेकिन फादर क्या हो जाते हैं, या मेल जो हो जाता है, इट बिकम्स हीमोफिलिक। चलिए नाउ बोथ हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, राइट द कॉजेज एंड द डिफरेंस बिटवीन टू, कौन सी कैटेगरी में आता है। सो देखिए बेटा, दोनों ही आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया ऑटोसोमल होता है, 11वें क्रोमोसोम में होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनती, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, लॉस हो सकता है ब्लड का बहुत। थैलेसीमिया के अंदर एबनॉर्मल क्वांटिटी प्रोडक्शन होता है, तो या तो एक चेन ज्यादा बन रहा है, दूसरा कम, या दूसरा, तो उसके बेसिस पे थैलेसीमिया अल्फा और थैलेसीमिया बीटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अल्फा चेन एबनॉर्मल है कि बीटा चेन एबनॉर्मल है। तो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन सिकल सेल और थैलेसीमिया में आता है, जहाँ पे सिकल सेल यानी सिकल सेल में क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, लेकिन थैलेसीमिया में अगेन क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए नाउ हाउ डज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेम मेंडेलियन डिसऑर्डर बेटा ये पॉइंट म्यूटेशन में होते हैं, आप इसको पेडिग्री एनालिसिस में डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेंडल का इनहेरिटेंस दिखाती है, लेकिन क्रोमोसोम में बेटा पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब, या पूरा का पूरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो ना जाने कितने सारे जीन्स। तो यहाँ पे ये उससे अलग होता है, हम इसको पेडिग्री में नहीं देख सकते। नेम एनी ट्रू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो वही टर्नर, क्लिनफ्लिंटर, ब्राउन, कोई भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज सिकल सेल एनीमिया। तो मैंने हीमोफीलिया थैलेसीमिया को एक साथ दिया, सिकल सेल को अलग दे दिया। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि
सिकल सेल के बारे में यहाँ पे दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन है जो नॉर्मल ह्यूमन है और सफर फ्रॉम सर्टेन रिलेटेड डिजीज, गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। सो देखिए बेटा, यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल है क्योंकि अपन के पास GAG बन रहा है जो कि 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है। अगर मेरा mRNA GUG हो जाता है तो 6 पोजीशन पे वैलिन हो जाता है और उस केस में सिकल सेल के शेप हो जाते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता, जो आपका आरबीसीज है उसकी शेप सिकल जैसी हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में बड़े फंसेगा, ब्लड का फ्लो कम होगा। व्हाट डिफरेंस कुड बी नोटिस इन द फिनोटाइप ऑफ नॉर्मल एंड सफर? तो दोनों के फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे अगेन उसके आरबीसी सेल्स में डिफरेंट होगा, शेप में डिफरेंट होगा। फाइनली हु आर लाइकली टू सफर मोर? देखिए बेटा, जब भी ऑटोजोमल डिजीज की बात आती है तो ये दोनों को ही इक्वल चांसेस होते हैं, चाहे मैं मेल्स की बात करूं फीमेल्स की बात करूं। व्हाई? ऑटोजोमल दोनों में कॉमन है, आप में मेरे में दोनों में 44 सेम है, तो ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं है जो आप में अलग से है, तो इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए। सो विद दिस यहाँ पे आज ये चैप्टर खत्म हुआ। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर इसी तरीके से चाहिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।